हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पूरी लगन के साथ अपनी प्रिपरेशन में जुटे होंगे। एग्ज़ाम्स आपके बहुत नज़दीक हैं, इसलिए बच्चों आप पूरा मन लगा के अपनी जो तैयारी है उसे करिए और एक अच्छा रिजल्ट लेकर आइए। चलिए, आज हमें एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हमें कंप्लीट करना था। सो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.3 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। कहता है कि एक सेम बेस है BC और उससे हमने दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाए हैं जिनका नाम है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC। ठीक है, आगे कहते हैं एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। यानी कि जो एक सेम साइड है BC जिससे हमने दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाए थे, उसके अंदर जो वर्टिसेस A है और D है वो एक ही मतलब BC के सेम साइड पर लाई करेंगे। ठीक है, कहता है इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, यदि हम AD को आगे बढ़ाएं तो वो BC को जिस पॉइंट पर काटेगा वो पॉइंट होगा P। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाना सीखेंगे। वैसे तो डायग्राम आपके बुक्स में दिए गए होते हैं, लेकिन फिर भी आपको डायग्राम्स को समझना आना चाहिए और डायग्राम्स को समझ आप इसी तरीके से सकते हैं जब आप उसे खुद बहुत अच्छे तरीके से बनाना जानते हो। जैसे कि देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो इन्होंने बोला है कि एक सेम बेस BC पे आपको दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने हैं। ठीक है, तो सपोज कि ये एक बेस है BC और इससे आप दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये बनाया और इसका नाम दिया A। तो ये क्या हुआ, ABC। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं? जिनकी दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये जो AB साइड होगी ये इस AC साइड के बराबर होगी, सब जानते हैं। अब देखो, आपको जो दूसरा ट्रायंगल बनाना था वो ट्रायंगल है ट्रायंगल DBC। तो आप क्या करो, यहाँ से लेके जाओ इस तरीके से और इसे इस तरीके से मिला दो, इसका नाम रख दो D। तो ये क्या हुआ, DBC एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी भी दो साइड्स आपस में इक्वल होगी। तो ये जो DB साइड है ये बराबर होगी इस DC साइड के, है ना। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थे और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उनकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ AD, ये जो आप AD देख रहे हैं, देखो इसको थोड़ा यहाँ देखो, इस साइड। अब देखो आप ये इस AD को मिलाओ, मिलाया। कहते हैं इफ AD इज एक्सटेंडेड, यदि आप इस AD को एक्सटेंड करते हैं तो ये BC को काटेगा, इस तरीके से काटेगा। कहते हैं ये जिस पॉइंट पर काटेगा ना, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट P है। ओके, वो पॉइंट क्या है, पॉइंट P है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में कहता है कि आप ये प्रूव करिए कि जो ट्रायंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूव करना है इसके फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। देखो, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं, कौन से ट्रायंगल्स में बेटा, एक इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में जब हम देखेंगे तो हमें समझ आएगी कि ये जो AB साइड है वो इस AC साइड के बराबर है, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसलिए आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे जो AB है वो AC के बराबर है। और ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्यों? इसका कारण क्या है, बिकॉज जो ट्रायंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से जो AB साइड थी वो AC के बराबर थी और ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन था।
अब देखो इसी ट्रायंगल की इस वाली साइड को देखो, ये जो DB साइड है वो इस वाले ट्रायंगल DC साइड के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो DB है वो DC के बराबर क्यों है? क्योंकि DBC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आप लिख सकते हैं कि जो DB है वो बराबर हो जाएगी DC के, और ये भी आपको गिवन है बिकॉज जो ट्रायंगल DBC है वो भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। इसलिए जो DB साइड होगी वो DC के बराबर होगी, और ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स पे जब फोकस करोगे तो इस वाली लाइन पे फोकस करो, ये जो AD देख रहे हो इस AD पे फोकस करो। ये इस AD साइड से ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है और इस AD साइड से ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है। दैट मीन्स कि जो AD है वो दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? कॉमन है। तो आप लिखोगे कि जो AD है वो कॉमन है। अब हुआ क्या बेटा, हमने इस वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल कर दिया, इस साइड को इस वाली साइड के इक्वल कर दिया, और ये जो AD है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। यानी इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस वाले ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बराबर है। तो आप कहोगे बाय साइड 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 रूल जो ट्रायंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACD के, यानी ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? बाय CPCT। किसके द्वारा बच्चों ऐसा होगा? बाय CPCT। CPCT होता क्या है? CPCT होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो अदर साइड्स या एंगल्स होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि ये जो एंगल A है वो इस वाले एंगल A के बराबर है ना। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं लिख सकती हूँ बाय CPCT। आप यहाँ पर लिखिए, आप लिखिए कि जो जिस भी एंगल को लिखना है उस एंगल को आप सेंटर में लिखिए, और बाकी दो जो बच गए उनमें से एक को आगे और एक को पीछे। जैसे हमें एंगल A को लिखना था तो हमने एंगल A को सेंटर में लिखा, तो अब हम यहाँ से शुरू कर देंगे BAD। सेम चीज हमने यहाँ से B से शुरू किया था तो यहाँ पे हम C से शुरू करेंगे CAD। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो एंगल A है वो आपस में क्या है? इक्वल है इन दोनों ही ट्रायंगल्स में। किसकी वजह से ऐसा हुआ? तो ये हुआ बाय CPCT। किसकी वजह से हुआ? बाय CPCT हुआ। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, इसे क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब ये फर्स्ट तो हम प्रूव कर चुके थे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब चलिए हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो देखो इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है आपसे। सेकंड पार्ट कहता है कि आप ये प्रूव करो कि जो ट्रायंगल ABP है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACP के। इन दोनों को बेटा आपको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, ये वाले आप ट्रायंगल देख रहे हैं ना, ये ABC और ये P, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, ये वाला जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो अब गौर से देखना, इसी में देख लो कि जो AB साइड है वो इस AC के बराबर है और AP आपको कॉमन नजर आ रही होगी। क्यों? क्योंकि इस वाले ट्रायंगल इस वाली साइड से ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है और ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है, तो दो साइड्स तो हमें पहले ही पता चल गई। और हमें पता है कि जो एंगल A है वो इस वाले ट्रायंगल एंगल A के बराबर है इक्वेशन नंबर 1 से, है ना। तो हम इन्हीं का यूज करेंगे। देखिए हम कहेंगे कि in triangle ABP and
ट्रायंगल ACP। ठीक है, अब देखो जो AB साइड है वो इस AC के बराबर है, तो AB बराबर AC। रीजन क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, बिकॉज जो ट्रायंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ऐसा बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन था, है ना। दूसरी चीज, जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं तो AP साइड कॉमन है। इस AP से क्या बन रहा है, ये ABP ट्रायंगल भी बन रहा है और ये ACP ट्रायंगल भी बन रहा है। तो आप कहेंगे कि जो AP है वो कॉमन है। ठीक, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या प्रूव किया था कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है ना। तो यानी कि इस पूरे ट्रायंगल में जो एंगल A है वो इस पूरे ट्रायंगल एंगल A के बराबर है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि जो एंगल A है, मैंने बताया आपको लिखने का तरीका, जिस भी एंगल को लिखना है उसे सेंटर में और बाकी दो को एक आगे और एक पीछे। तो हमें एंगल A को लिखना है इस ABP ट्रायंगल में। तो हम शुरू करेंगे B से, BAP। सेम चीज हमने यहाँ पे B से शुरू किया था, हम यहाँ पे C से शुरू करेंगे, CAP। ये हो गया C और ये हो गया P। तो यानी जो एंगल A है वो एंगल A के बराबर है इन दोनों ही ट्रायंगल्स में। और ऐसा हमें कहाँ से पता चला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने इसे प्रूव किया है इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। ये हमने क्या किया है, प्रूव किया है। ठीक है, अब देखो ये AB साइड एक हो गई और ये AP साइड एक हो गई और ये एक एंगल हो गया। तो एक साइड दूसरी साइड और उनके बीच का एंगल क्या कहलाता है, साइड एंगल साइड कहलाता है ना। ये कौन सा रूल है, साइड एंगल साइड रूल है, दो साइड्स के बीच का एंगल, है ना। तो क्या हुआ, साइड एंगल साइड रूल से ये जो ABP ट्रायंगल है वो इस ACP ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड रूल जो ट्रायंगल ABP है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACP के। और ये आपने क्या किया, ये आपने प्रूव कर दिया, है ना। तो आपने इसका सेकंड पार्ट भी समझ लिया। अब जब हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो क्या हम इनसे कुछ पता लगा सकते हैं, हाँ हम इनसे पता लगा सकते हैं। किसके थ्रू, बाय CPCT के थ्रू। अब देखो जब हमने ये जो दो ट्रायंगल्स थे ABC और P, हमने इन दोनों ही ट्रायंगल्स को तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो इनकी जो अदर साइड्स हैं वो भी तो आपस में इक्वल होंगी। जब हमने कहा कि AB AC के बराबर है और AP दोनों में कॉमन है तो ये जो BP साइड बच गई वो इस CP साइड के बराबर होगी ना। किसके थ्रू, बाय CPCT। ऐसा होगा ना। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि जो BP है वो बराबर है CP साइड के, और इसको आप क्या मान लोगे, इक्वेशन नंबर 2। और ऐसा किसकी वजह से हुआ, इस बाय CPCT की वजह से हुआ। अब देखो जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने तो पहले ही प्रूव कर लिया था कि जो एंगल A है वो इस एंगल A के बराबर है ना। तो हम इस पूरे ट्रायंगल में भी तो एंगल A का नाम लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि जो एंगल A है वो बराबर है इन दोनों ही ट्रायंगल्स में। तो BAP, यहाँ से B से शुरू किया था तो यहाँ पे C से शुरू करेंगे, CAP, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। हमने यहाँ पर किस एंगल की बात करी, एंगल A की, जो भी मिड में होता है हम उस एंगल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। आई होप कि बच्चों आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताया करो ताकि मैं आगे से उन चीजों पर काम।
इसका थर्ड पार्ट देखो बच्चों, इसका थर्ड पार्ट कहता है कि जो AP साइड है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को एज वेल एज एंगल D को। मतलब कि ये जो AP साइड आप देख रहे हैं, ये AP साइड क्या कर रही है, इस एंगल A को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है और उसके साथ साथ एंगल D को भी। यानी आप ये वाला जो एंगल देख रहे हैं, इसमें ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। इसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रूव करना है कि जो AP है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A और एंगल D को। किसी एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई एंगल है, एंगल A मान लो इसे, और मान लो कि इसकी जो वैल्यू है वो 2 थीटा है। अगर मुझे इसे बाइसेक्ट करना है तो मुझे बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से इसे काटते हुए जाना होगा। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो एंगल है वो 2 एंगल्स में डिवाइड हो गया, यानी एक ये एंगल हुआ और एक ये एंगल हुआ। बस बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि ये जो 2 एंगल बन रहे हैं वो आपस में इक्वल है। अगर ये 2 थीटा था तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी थीटा होगा। यही कहलाता है एंगल बाइसेक्टर। क्या कहलाता है? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। अगर देखो बाइसेक्ट का मतलब होता है 2, यानी किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब बस कंडीशन ये है कि अगर किसी एंगल को बाइसेक्ट किया जा रहा है तो वो 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और मान लो कि अगर किसी साइड पे बाइसेक्ट किया जाता है तो ये साइड को 2 इक्वल साइड्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, बस यही होता है बाइसेक्टर का मतलब, किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि जो AP है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल D को, तो यानी कि वो एंगल A को भी 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है और एंगल D को भी 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है, और यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखो एंगल A तो हम पहले ही ये प्रूव कर चुके हैं कि वो 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड है। देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 में भी आप देख सकते हो कि जो एंगल A है वो आपस में बराबर है, और इक्वेशन नंबर 3 में भी हमने ये प्रूव किया है कि जो एंगल A है वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 जो एंगल BAP है, यानी देखो BAP यानी ये वाला एंगल वो बराबर है एंगल CAP के, यानी इस वाले एंगल के। आपको इक्वेशन नंबर 3 में दिया गया है ना, और ये आप क्या कर चुके हो, ये तो आप प्रूफ कर चुके हो, है ना, ये आप क्या कर चुके हो, प्रूफ कर चुके हो। तो एंगल A की बात तो आपने क्या कर ली, प्रूफ कर ली। अब बचा एंगल D। एंगल D को किस तरीके से प्रूफ किया जाए, तो देखो आप लिखिए इन ट्राइंगल। आप क्या करो, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करो। आप लिखो ट्राइंगल DBP एंड ट्राइंगल DCP। ठीक है, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लिया, अब इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो इस वाले ट्राइंगल की जो ये DB साइड है वो इस वाले ट्राइंगल की DC साइड के बराबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि DBC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अगर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उनकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे कि जो DB है वो DC के बराबर है। गिवन है आपको क्वेश्चन में। रीजन क्या दोगे, बिकॉज जो ट्राइंगल DBC है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। इतना आपको समझ आया। अब देखो ये जो BP साइड है वो इस CP साइड के बराबर है। इक्वेशन नंबर 2 को देखो, ये जो BP है वो इस CP के बराबर है इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। तो आप लिखोगे कि जो BP है वो इस CP साइड के बराबर है, यानी ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के बराबर है ना। और ये कहाँ से आपको पता चला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आपको पता चला, बिकॉज आप इसे क्या कर चुके हो, प्रूव्ड कर चुके हो। ठीक है, आपको 2 चीज पता चल गई।
अब आप गौर कीजिए इस डीपी साइड पे, ये जो डीपी साइड है वो कॉमन है क्योंकि इस डीपी साइड से ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है और इस डीपी साइड से ये वाला ट्रायंगल भी बन रहा है, तो आप कह सकते हो कि जो डीपी है वो कॉमन है। ठीक है, अब देखो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर और डीपी साइड कॉमन, यानी कि दोनों ही ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल है। तो आप कह सकते हो बाय साइड 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 रूल जो ट्रायंगल DBP है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल DCP के। ठीक है, आपने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दिया। जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT से इनके एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हो कि इस वाले ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के इस वाले एंगल के बराबर होगा, है ना। तो आप लिखेंगे कि जो एंगल D है वो दोनों में बराबर है, किस किस में, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में। तो लिखने का तरीका जिसे लिखना है वो सेंटर में और बाकी दो को एक आगे और एक पीछे। तो अब यहां से लिखो BDP, आपने यहाँ पे B से शुरू किया था तो यहाँ पे C से शुरू करेंगे, CDP। ठीक है, ये आपस में क्या हुए, इक्वल हुए, किसकी वजह से, बाय CPCT। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल D है वो आपस में इक्वल है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और एंगल A को हम पहले ही इक्वल प्रूफ कर चुके हैं एंगल ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है, और यही तो ये चीज कह रहा है कि जो AP है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A और एंगल D को, ये आप प्रूफ करिए। तो एंगल A और एंगल D को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में तो क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल D डिवाइड है और यहाँ पर देखो एंगल A डिवाइड है। तो आप लिख सकते हो हेंस इस प्रकार जो AP है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को एंड एंगल D को। ठीक है, आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इस पार्ट को या इस क्वेश्चन को ही दोबारा आपको समझा दूंगी। जब तक आपको समझ नहीं आएगा मैं तब तक आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, चलो हम इसका पार्ट 4 करते हैं। ठीक है, लेकिन देखो जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इससे हम कुछ चीजें फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि जब हमने इन दोनों की बात करी और इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल कहा, तो ये वाला एंगल भी तो किसी के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, किसकी वजह से, बाय CPCT की वजह से। तो आप लिख लो कि जो एंगल P है वो दोनों में क्या है, बराबर है। नाम कैसे लिखोगे, DPB, DPC। अब तो आपको लिखने का तरीका आ गया होगा ना। इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लो और इसका यूज हम पार्ट 4 में करेंगे। ओके, चलो हम इसका पार्ट 4 अब डिस्कस करते हैं। पार्ट 4, इसका पार्ट 4 कहता है कि जो AP है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC साइड का। ये आपको प्रूफ करना है। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो AP है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। परपेंडिकुलर का मतलब अगर BC एक साइड है BC, तो जब आप AP परपेंडिकुलर डालोगे, AP को परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। मतलब आपको इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है। दूसरी चीज बाइसेक्टर,
अगर वो बाइसेक्टर है BC का तो मतलब वो BC को 2 इक्वल साइड्स में डिवाइड करेगा, यानी आपको इस वाली साइड को इस वाली साइड के बराबर करना होगा, यानी ये जो BP साइड है वो CP साइड के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो ये दो चीजें आपको प्रूव करनी है। अब देखो इनमें से एक चीज तो आप पहले ही प्रूव कर चुके हो कि ये जो BP है वो CP के बराबर है इक्वेशन नंबर 2 से, तो हम इसका यूज डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो BP है वो बराबर है CP के, ठीक है। ये आप क्या कर चुके हो, आप प्रूव कर चुके हो। अब आपको क्या प्रूफ करना रह गया, इसको 90 डिग्री प्रूफ करना रह गया। अब इसे 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स इस तरीके से बनते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पर जब दो एंगल्स इस तरीके से बनते हैं तो इन एंगल्स को क्या कहते हैं, इन एंगल्स को कहते हैं लीनियर पेयर। क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री का, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो ये वाले एंगल का नाम लिखो, इस वाले एंगल का DPB DPC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल DPB DPC, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये भी एक क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखो बच्चों ये जो BC है वो एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर ये दो एंगल बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या कहलाएंगे, एक लीनियर पेयर कहलाएंगे। और लीनियर पेयर का सम कितना है, 180 डिग्री है। तो आप क्या कहोगे, ये क्या है, एक लीनियर पेयर है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान से देखो, यहां पर भी एंगल DPB है और यहां पर भी एंगल DPB है, यहाँ भी एंगल DPC है और यहाँ भी एंगल DPC है। यहाँ पर दिया क्या है इक्वेशन नंबर 4 में, जो आपने प्रूव किया है वो ये है कि जो एंगल DPB है वो बराबर है एंगल DPC के। यानी कि अब DPB को DPC लिखो या DPC को DPB लिखो, एक ही बात है, किसी एक को आप चेंज करके लिख लो। मैंने DPC को DPB लिख लिया है ना, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है और इनका सम 180 डिग्री है। अब एक और एक मिलके कितना बन गया, 2, तो ये कितने हो गए, 2 DPB और इनका सम 180 डिग्री। कोई चीज यहाँ मल्टीप्लाई में है वो यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगी, तो DPB कितना हो गया, 180/2। जब आप इसको इससे काटोगे तो ये 90 टाइम्स कट जाएगा, तो एंगल DPB कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अगर एंगल DPB 90 डिग्री है तो DPB बराबर किसके है, DPC के, तो DPC भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, बिकॉज एंगल DPB और DPC दोनों ही क्या है, आपस में बराबर हैं, इसीलिए जो एंगल DPB है वो भी 90 डिग्री हुआ और जो एंगल DPC है वो भी 90 डिग्री हुआ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल बन रहे हैं वो 90 डिग्री का एंगल है, दोनों ही 90 डिग्री है ना। इसका मतलब यही हुआ कि 90 डिग्री का एंगल है। और कोई भी चीज इस तरीके से 90 डिग्री डाली जाती है तो वो क्या कहलाती है, वो एक लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। तो ये तो आपने प्रूव कर दिया कि जो AP है वो BC पर तो क्या है, परपेंडिकुलर है। और क्योंकि BC भी 2 इक्वल साइड्स में डिवाइड है इसलिए AP क्या है, BC का बाइसेक्टर भी है। तो आप कह सकते हो हेंस इस प्रकार जो AP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC साइड का, ठीक है। आपको समझ आया, BP CP के बराबर थी इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। ये दोनों एंगल्स 180 डिग्री के बन रहे थे बिकॉज ये एक लीनियर पेयर है। DPB जो है वो DPC के बराबर है इक्वेशन नंबर 4 से, तो मैं किसी का भी नाम चेंज करके लिख सकती हूँ। मैंने DPC को DPB लिख दिया, एक और एक मिलके 2 बन गए तो 2 DPB हो गए और ये 180 डिग्री, ठीक है।
कोई चीज़ मल्टीप्लाई में थी, यहाँ का डिवाइड में होगी। जब 2 से मैंने 180 को काटा तो ये 90 टाइम्स कट गया, तो एंगल डीपी भी 90 डिग्री आ गया। बिकॉज एंगल डीपी भी एंगल डीपीसी के बराबर है, इसीलिए अगर एंगल डीपी भी 90 डिग्री है तो एंगल डीपीसी भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये दोनों एंगल्स यहाँ पे 90 डिग्री के बन रहे हैं, दैट मीन्स कि जो AP है वो परपेंडिकुलर है इस BC साइड का, और जो BP साइड थी, ये वाली जो साइड थी BP, वो इस CP साइड के बराबर थी, जो हमने इक्वेशन नंबर 2 में प्रूव की। दैट मीन्स कि BC जो है वो 2 इक्वल साइड्स में डिवाइड हो रही है, किसकी वजह से, इस AP साइड की वजह से। तो AP बाइसेक्टर भी हुआ किसका, BC का। तो इसलिए हमने कहा कि जो AP है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीटली समझ आ गया होगा। अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।